मैं वो इस धरती पर देना चाहता हूँ। मेरा मन था मेरी प्रतिनिधि रचना है नेताजी सुभाष की, वो पढूं, लेकिन मैंने जब सुना इनको तो मुझे लगा कि एक कविता मैंने भी ऐसी लिखी है जिसको मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ता हूँ तो बड़े मन के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन औरैया जैसे श्रोता अगर देशभक्त लोग मेरे सामने हों और मैं वो कविता ना पढ़ पाया तो शायद इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मैं वो कविता आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इतिहास कविता रखता हूँ, सुने। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, सीरियल शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान, तो मुझसे बोले कि सौरभ ये पूरा का पूरा सीरियल देखना। मैंने पूछा क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। साहब पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये फिल्म वाले, ये सीरियल्स वाले हमको क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या दिखाना चाहते हैं। क्या वाकई हमारा इतिहास ऐसा था जैसा ये फिल्मकार हम लोगों को दिखाते हैं? अगर आप लोगों को लगे कि औरैया के इस पावन मंच से ये बात उठनी आवश्यक थी, तो जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मुझे आशीर्वाद देना। मैं हिम्मत करता हूं आप लोगों तक बात पहुंचाने की। पंक्ति देता हूं, सुनना। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और ये कहा कि ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप क्या हैं? तो एक बार आज भी उदयपुर चले जाओ, वहां पर उनके वसन, उनका भाला रखा हुआ है जो एक बड़े से बड़ा आदमी पहन करके भाला उठा नहीं सकता। आप कहते हो कि एक भेड़ को हम शेर मान लें? साहब ये संभव नहीं है, हिंदुस्तान ये मानने वाला नहीं। मैं पंक्ति देता हूं और आप लोगों को लगे कि पंक्ति सही पढ़ी, तब आप लोग इसने देना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। मैं अब तक फेलूं, क्या पंक्तियां दी थी, अब तक फेलूं। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना, आप लोगों तक बात पहुंच जाए। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। द ग्रेट अकबर, अकबर महान, हम सब ने पढ़ा है अपने पाठ्यक्रम में। मैं एक प्रश्न पूछता हूं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ आपको गोड से स्वीकार नहीं है। साहब मैं भी कहता हूं कि गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह प्रश्न भी हमारे अंदर आना चाहिए। मैं प्रश्न पूछने की हिम्मत करता हूं, आप उत्तर ढूंढना। निवेदन करता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम का सबसे बड़ा कोई प्रतीक है भारत में तो वो ताजमहल है। आपके बाबा जी ने बनवाया था। किसी मंदिर को तोड़कर उसमें से शिवालय हटाकर आप 2 कब्रें गाड़ दो
तो क्या वो मंदिर मंदिर ना होकर के कब्रिस्तान हो जाएगा? साहब ऐसा नहीं है। वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा, ये हिंदुस्तान कहता है। मैं 2 पंक्तियां देता हूं और अब दावा करता हूं कि जितने लोग यहां पर हिंदुत्व को लेकर के बैठे हैं, सनातन की परंपरा लेकर के बैठे हैं, उनका समर्थन मिलेगा। मैं पंक्ति कहने की हिम्मत करता हूं, आप सुनना साहब। अयोध्या खुदी, राम निकले, ज्ञानवापी खुदी, महादेव प्रकट हुए, मथुरा खुदी, कृष्ण प्राप्त हुए। जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया, उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा पूरा विश्व देखेगा। और साहब जिस दिन आपने ताजमहल के वो 22 दरवाजे खुलवा दिए जो बंद हैं, उस दिन पूरा विश्व क्या देखेगा? ये 2 पंक्तियों से कहता हूं और अब दावा करता हूं कि आप लोग तालियां रोक करके बताना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। कि खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। खुल जाने दे दरवाजे। मैं बहुत बहुत आभार साहब, बहुत मन के साथ सुन रहे हैं आप। विश्वास मानना, बहुत तबीयत खराब थी। आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं भैया को ही कह दूं कि भैया मेरी हिम्मत नहीं है आने की। आने के बाद मैंने इन्हीं से दवाई मंगा करके खाई, डोलो 2 गोलियां खा चुका हूं, लेकिन वो तमाम थकावट कहां फुर हो गई आप जैसे लोगों को देखकर। साहब मुझे नहीं पता, बड़ा अनुराग है कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। तालियां कमजोर है साहब। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। कि शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ा रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताएं। पूरे सदन में 1 2 हाथ उठे। मैडम आप तो सब जानती हैं, आप हमारी मंत्री हैं, आपने सब पढ़ा है। पूरे सदन में केवल 1 2 हाथ उठे। इसमें आपका दोष नहीं है साहब, इसमें उस पाठ्यक्रम का दोष है जिसमें हमें यह तो बताया जाता है कि माननीय गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा स्वर्णिम इतिहास किन कांधों पर उठ करके हम तक पहुंचा है। कल सुबह उठना, इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ा रानी कौन थी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह को, 3 दिन रानी के साथ। तीसरे दिन मातृभूमि ने आदेश दिया कि रणभूमि बुला रही है, अपना रण चुकाने आ जाओ। जाना नहीं चाहते थे राणा, लेकिन जाना पड़ा मातृभूमि के कारण। जाकर के पत्र लिखा रानी को। उस पत्र में लिखा कि मैं हूं रणभूमि में, लेकिन मेरा मन रानी अभी भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है। ईश्वर की अनुकंपा हुई तो शीघ्र आकर के मिलन होगा।
पत्रवाहक को दिया पत्र, बोले जाकर के रानी को देना। वो पत्रवाहक रानी के पास पत्र लेकर के गया, रानी ने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये मातृभूमि हार जाएगी, जीत नहीं पाएगी। उन्होंने, मैं थ्रिल महसूस कर रहा हूं साहब, इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। रानी ने उस पत्रवाहक से कहा, घुड़सवार से कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और उनसे कहना कि अब रानी भी आपके साथ इस रणभूमि में युद्ध के लिए आ गई है। साहब इतना कहकर अपना शीश काटकर थाल में सजा करके जिसने दिया वो हाड़ा रानी थी, जिसकी कहानी हमें पता होनी चाहिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, मंच का स्नेह मांगता हूँ, पंक्तियां पहुंच जाए स्नेह देना कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवारों से। इस कविता की आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं साहब। जो प्यार, जो दुलार आपने पूरी कविता को दिया, मुझे स्नेह देकर के यहां से विदा कीजिएगा। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। उससे बड़ा प्रमाण मैंने नहीं जाना। इशारे में बात करता हूं, मुझे बताना इशारा कितने लोग समझे। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति भारत में कोई ताजमहल नहीं है साहब। अगर ऐतिहासिक पौराणिक प्रेम देखना है तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जिस सेतु का निर्माण किया था, आज तक विश्व उसका तकनीक ढूंढ रहा है कि कहां पे बनाई थी। आप हमें बताएंगे कि प्रेम क्या होता है साहब। मैं तब पंक्तियां देता हूं, मैंने जो प्रेम की सबसे बड़ी एक प्रतिमूर्ति को जीवंत देखा है वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनना कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप। 700 डोलियां, 4-4 कहार की जगह 4-4 सैनिक, और 4-4 सैनिक डोलियों के अंदर लेकर 1 लाख की सेना से जाकर भिड़ गई और अपने पति को आजाद करा के ले आई। इससे बड़ा प्रतीक कोई प्रेम का भारत में लाओगे तो मुझे बताना। मैं पंक्ति देता हूं, सुनना कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब। आखिरी पंक्ति देता हूं, विदा करना। कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। उस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है जौहर? एक बार एक मोमबत्ती को जलाना और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। 1 नहीं 2 नहीं,
16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। ऐसा बड़ा बलिदान पूरे विश्व में और कहीं नहीं आता साहब, जो चित्तौड़ की धरती ने सहा है, जो हम सब ने देखा। आखिर आज अगर किसी महिला को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है तो टिकटॉक पर रील्स वायरल होने लगती हैं साहब। सोचो उस सौंदर्य की स्थिति जिसको देख करके, आईने में देख करके इतना बौरा गया खिलजी कि 1,00,000 की सेना लेकर के प्राप्त करने आया। और उस सौंदर्य के साथ हमारी माता ने क्या किया ये आप लोग जानते हैं। आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं। कहीं वो अग्नि, कहीं उसकी दहक आप अपने कलेजों में महत्व दें, उसको स्थान दें, उसकी गर्माहट, उसकी जलन को महसूस करें। तो आशीर्वाद दे करके मुझे यहां से विदा करना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। कि खिलजी के बहुत बहुत आभार। कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। एक कविता जिसका जिक्र कर दिया, और जहां आदरणीय विनीत चौहान साहब बैठे हों, राजस्थान की सरजमीन से आते हैं। राजस्थान का बड़ा कर्ज है हिंदुस्तान पर। पूरे हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम को तराजू के एक पल्ले में रखिए डीएम साहब, और एक पल्ले में राजस्थान का शौर्य रख दीजिए। राजस्थान का पल्ला भारी पड़ जाता है। तराजू के एक पल्ले में राजस्थान का शौर्य रखिए, दूसरे पल्ले में मेवाड़ का शौर्य रख दीजिए। मेवाड़ का पल्ला भारी पड़ जाता है। पूरे विश्व के शौर्य और पराक्रम को एक पल्ले में रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पल्ले में राणा प्रताप का शौर्य रख दीजिए। वो पल्ला भारी पड़ जाता है। उस राणा प्रताप की एक कविता सर मैंने औरैया में कभी पढ़ी नहीं। दीदी ने एक बार संचालन के दौरान कहा था कि वो चेतक कविता मुझे सुना दो। आज अवसर बना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद। अद्भुत कविता है, अद्भुत कविता है। वाह वाह वाह, स्वागत। निवेदन करता हूँ, 2 मुक्तक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध, कैसे अलग था विश्व के अलग दूसरे युद्धों से, भारतवर्ष के दूसरे युद्धों से। 2 छंदों से भूमिका बनाता हूँ, सीधे सीधे कविता निवेदित करता हूँ। अमर भाई सुनना। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पड़ी खूब सारी तालियां, खूब सारा प्रेम मिला है। आज पहली बार आपकी बहुत सेवाएं की हैं मैंने 15 वर्षों में। बहुत सारे नुमाइश के कवि सम्मेलन कराए, मैं कभी मंच पर आया नहीं, सामने बैठ करके मैंने कविताएं सुनी। हमारे देश के कवियों ने मंच पर पढ़ा, आपने प्यार दिया, आपने आग्रह किया, मैं मंच पर बैठने लगा। फिर भी मैं 5 मिनट 10 मिनट कविता पढ़ के शांत होता था। आज अवसर है, मैं आपसे अपना हक मांगता हूं 15 साल का। साबित करना है इन बड़े कवियों के सामने कि आपके बेटे ने ठीक सा काम किया। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध,
घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक जिंदाबाद। धन्यवाद अजय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है आदरणीय, आप सब लोग इतिहास जानते हैं, डेमोग्राफी जानते हैं हिंदुस्तान की। बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है, और उसी बनास का पानी पीकर निर्मल राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 युद्धों में मुगल सल्तनत को पटक के मारा। तब इस देश में उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाली कोई कलम लिख देती है, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है राघव। आज अपने शहर की धरती पर खड़ा होके अजय अंजाम सगर्व एक घोषणा करने चाहते हैं कि रणकौशल के मामले में, पराक्रम के मामले में, युद्ध कला के मामले में, स्वाभिमान के मामले में अगर कोई एक शख्स ग्रेट था, एक शख्स महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। उसकी कविता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता। आय हाय आय हाय आय हाय। उषा जिसके निकलने से प्रभा फैलती है, जो सूरज के आगे चलता। आरुणी जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह स्मरण में है या विस्मृत हो गया? स्मरण में है। राम कुमार वर्मा ने एक एकांकी लिखा था दीपदान, उसमें उदय की रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रख दिया कि भावी में कोई उदय प्रताप के माध्यम से राणा प्रताप पैदा हो और इस हिंदुस्तान के स्वाभिमान की रक्षा कर सके। उस पन्ना धाय के लिए एक बार देर तक तालियां सुनना चाहते हैं। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, राजस्थान के इतिहास का एक और बड़ा नाम, जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। भाई वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। भाई बढ़िया बढ़िया। माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन। मेरे सामने बैठे हुए औरैया के देशभक्त लोगों, इस हिंदुस्तान की सरहदें कभी कमजोर नहीं रही। मैं साक्षी मानकर कहता हूं यहां बैठे हुए एक एक पूर्व सैनिक को, इस देश की सरहदें कभी कमजोर नहीं थी। बाहर से हमें कभी डर या भय था ही नहीं। आप 62 उठाओ, 71 उठाओ, 72 उठाओ, बांग्लादेश उठाओ, कारगिल उठाओ, सर्जिकल स्ट्राइक उठाओ, ऑपरेशन सिंदूर उठाओ, हमने
दुश्मन के घर में घुसकर मारा है। हम कभी सरहदों पर कमजोर नहीं थे। हम कमजोर कहाँ थे? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरा सदन समर्थन कर देना। अरे युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दार। हम तो बाजी हार रहे हैं। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। छुन्ना भैया कह रहे हैं पूरा गेस्ट हाउस हमने इतने कम दाम में दे दिया, अजय ने एक बार भी नाम नहीं लिया है। एक बार जोरदार तालियां बना दीजिए। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको डीएम साहब ने फोन किया कि हम तुम्हारे गेस्ट हाउस में करेंगे, पहला आमंत्रण आपको दे रहे हैं। तालियां कम बजी, गेस्ट हाउस व्यवस्थाएं कमजोर हैं इसका। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। बड़े कवियों ने कहा कि अगर शब्दों में तलवारें चमकती हुई, छुरियां छमछमाती हुई, तीरों की टंकार, धनुष की डोरी की टंकार सुनाई पड़ जाए तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। इस ध्वन्यात्मकता को लाने का प्रयास इस छोटे कवि ने किया है और आज अपने आंगन में पढ़ रहा हूं। अगर मेरी परीक्षा सफल हो तो तालियों से मुझे सूचित करना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजी, झंझन झनाक झंझन रहास। मायूस हो गया आपका बेटा। हिंदुस्तान में कहीं पढ़ी तो इन आवाजों के साथ तालियां गूंजी हैं साहब। आज तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अब ताल मिलाना इन आवाजों के साथ। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजे, झन झन झनाक झनझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी दंड और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। 2 नाम लेता हूं अनिल भैया, इतिहास के आप जानकार हैं, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। हल्दी घाटी के युद्ध में एडीएम सर, कल्ला राठौर के पैर में गोली लगी, जयमल ने उसे अपने कंधों पर बिठाला। चारों हाथों में तलवारें लेकर के दोनों सेनानी युद्ध लड़ रहे हैं। मुगलिया सैनिक ये सोच करके परेशान कि ये कौन सा देवता लड़ने लग गया इनकी तरफ से। अभी विनीत भैया ने मुझे उदयपुर बुलाया, हल्दी घाटी की दिशा में गया तो एक मंदिर था। उस मंदिर में घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा, उसके ऊपर एक आदमी और बैठा, चारों हाथों में तलवारें, उसकी पूजा हो रही। मैंने पूछा ये कौन सा देवता है? हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता, 84 करोड़ में भी मुझे कभी नहीं दिखा। राजस्थान के लोगों ने जो जवाब दिया उस पर गौरव करने का मन हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियां देना। मैंने पूछा कौन सा देवता है? राजस्थानियों ने कहा ये हमारे जयमल राठौर और कल्ला राठौर हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा था। मेरा सीना 72 इंच का हो गया अध्यक्ष जी। मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां सिर्फ अपने भगवानों को ही नहीं, अपने देवताओं को ही नहीं, अपने वीर बेटों को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं उस देश का रहने वाला हूं। सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था
जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। भाई अद्भुत है। आहा, आहा, आहा। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूं, यहां बहुत दूर है, कोशिश करता हूं, कितनी सफलता ये आपकी तालियां तय करेंगी। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती, हाय, टाप सुनाई देती थी। भाई अद्भुत काम है। भाई वाह, 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 भाई वाह। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक। मनोज दुबे, आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। इस कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ना चाहता हूं, हिम्मत मैं कर रहा हूं, समर्थन आपका चाहिए। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। ज्ञान सर, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की। मैं मानता हूं कि इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मैं न किसी को हिंदू की नज़र से देखता हूं, न किसी को मुसलमान की नज़र से देखता हूं। लेकिन जब दादा बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? इतने आग बरसा रहे हैं आप, जने कहां पानी ढूंढने जा रहे हो। निवेदन करता हूं, फ्लो बनाता हूं, फ्लो टूट जाता है, बस इतना सा निवेदन है। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। बहलोल खान, अकबर की सेना का सेनानायक, दुर्धर्ष सेनानायक, 7.5 फुट लंबा। आंसू तो आएंगे अनिल भैया आपकी आंखों में। सनातन के किसी बच्चे को देखता था, 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 1 साल के, उसकी खोपड़ी दोनों हाथों में लेकर चकनाचूर कर देता था। राजस्थान का इतिहास कहता है अजय अंजाम लफाजी नहीं करते। हथेलियों में लेकर के खोपड़ियां चकनाचूर कर देता था। अकबर को घमंड था कि इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, इससे कौन जीतेगा। हमारे राणा के सामने फंसा हल्दी घाटी में। 5 मिनट राणा ऐसे खेले जैसे चूहा बिल्ली के साथ, बिल्ली चूहा के साथ। अगली पंक्ति पर पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे। इतिहास पढ़ लेना पलट के। 5 मिनट खेले खेल की तरह। 6वें मिनट में अपने घोड़े से छलांग लगाई। दोधारी का एक ऐसा प्रहार किया, बहलोल खान का सिर त्राण कटा, कवच, माथा कटा, मुंह कटा, धड़ कटा, और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर हल्दी घाटी में पड़े थे। उस राणा की कविता सुना रहा हूं आपकी बड़ी भाई वाह, वाह, भाई जिंदाबाद भाई, वाह, रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। या तो पूरा सदन साथ देना या कोई भी प्रतिक्रिया मत देना, ऐसी खामोश बैठे रहना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की
पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। आज पूरे औरैया मेरे स्वर में स्वर मिला देना जिससे हिंदुस्तान में आवाज गूंज सके। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आधी पंक्ति कहकर खामोश खड़ा होऊंगा, आधी पंक्ति मुझे औरैया से सुननी है जिससे मैं हिम्मत कर सकूं आगे। मुगलों राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। सर मैं इधर चना खा करके चेतक चला रहा हूं, आप चाय बांट रहे हो। थोड़ी देर रुक जाए सर, प्लीज रुक जाए, बस 2 मिनट। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर, आधी पंक्ति आप बोलना नहीं तो मैं नीचे बैठ रहा हूं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक ये है मेरा औरैया। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सलूट करता हूं आपको। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रास्ते में। एक बड़ी पंक्ति और जो जादू की है, मेरे वश की नहीं थी वो लिखना, चमत्कार है अपने आप में। बड़े लोग बैठे हैं जानते हैं, कभी कभी मां की आमद होती है स्याही के नोक पर, कलम की नोक पर। वो मां की आमद की पंक्ति है जो चमत्कार उत्पन्न हुआ। अच्छा लगे तो इस बार खामोश मत रहना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रास्ते में। खुद का तन रोड़ा बना दिया। सोच के चला था ना अकबर, पूरा हिंदुस्तान हमने कब्जा कर लिया, अब बचा ही क्या है, मेवाड़ का वो छोटा सा तिकोना हिस्सा, इसे भी कब्जा कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा हो जाएगा। अध्यक्ष जी बड़ी तालियां आप देना। वो एक शेर था जिसको राणा प्रताप कहा गया। पूरे हिंदुस्तान पर जब हरा झंडा फहरा रहा था तब राणा की हिम्मत का नतीजा था कि मेवाड़ के उस तिकोने हिस्से पर कभी हरा नहीं बल्कि हमारा भगवा झंडा ही फहराता रहा। जिंदाबाद। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रास्ते में। खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी। बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मानसिंह हाथी सवार नजर आया। राणा की संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक कर दे इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था।
मैं आज पहली बार ये बात खोल रहा हूँ। ये सब आत्मश्लाघाएं होती हैं, मंच पर हम लोग करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। बड़े लोग बैठे हैं, इनकी जमानत पर ये कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। अब जो बंद बचा है वो मैंने कलम की स्याही से नहीं लिखा माननीय डीएम साहब। आप जानते हैं अजय अंजाम बीते लगभग 1 वर्ष से आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। अगला बंद मैंने कलम की स्याही से नहीं लिखा है, अगर प्रतीकात्मक रूप से माने। अगले बंद की एक एक पंक्ति मैंने अपने आंसुओं से लिखी है, वो मैं आपको समर्पित करने। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, 1/7 का रेशियो। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मान सिंह बड़ी सादड़ी के रहने वाले, देखने में राणा जैसे ही लगते थे कमोबेश। राणा के सबसे बड़े मित्र थे। आज 2025 में खड़े हुए लड़के, ये कूल डूड हाय ब्रो कहने वाले, ये कहते हैं कि हमसे बढ़िया दोस्ती कौन निभा सकता है। एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, दोस्तियां निभाना किसे कहते हैं। युद्ध के मैदान में आसन्न मृत्यु समक्ष है और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है तू अपने कवच कुंडल, अपने वस्त्र मुझे दे दे। दुश्मन को एहसास होगा कि राणा तू नहीं मैं हूं, आज तेरी मृत्यु का वर्ण मैं करूंगा। इसे दोस्ती कहते हैं, इसे मित्रता कहते हैं। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, राणा समझ नहीं सकते, लेकिन कवि की कल्पना को स्वतंत्रता है कि अगर घोड़ा बोलता चौधरी साहब तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, कई माताओं बहनों के आंखों से झरती हुई आंसुओं की लड़ियां मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं। और ये आंसुओं की लड़ियां नहीं एडीएम साहब, आपके छोटे भाई की कविता पर, उसकी रिसर्च पर, उसके थीसिस पर इन बहनों के, इन माताओं के हस्ताक्षर हैं। मैं इनके चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। बस एक प्रार्थना है। चलता हुआ चेतक मांग रहा है कुछ राणा से।
बस एक निवेदन है, बस एक याचना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हालाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। आज से 6 शताब्दी पूर्व राणा ने एक वचन दिया था चेतक को, और उस वचन की पूर्ति अगर रहते हिंदुस्तान में एक एक सेनानी ने हिंदुस्तान की मिट्टी ने की हो, तो राणा की हल्दी घाटी में ली हुई उस शपथ पर मुहर लगाना, चेतक तेरी सौगंध मुझे। वीर रस की कविताएं चीख के पढ़ी जाती हैं, आज आधी पंक्ति सांस की आवाज से पढ़ता हूं, उसमें ध्वनि नहीं होगी, सिर्फ फुसफुसाहट होगी, और दावा करता हूं विनीत चौहान जी को साक्षी मानकर कि सबसे बड़ी तालियां इसी पर आई। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। और एक वचन मेरा भी है, अंतिम पंक्ति विदा करना, जैसे हिंदुस्तान विदा करता है अजय को माइक से सोफे तक। चेतक तेरी सौगंध मुझे, आपने सबने राणा के स्टैच्यू देखे होंगे विभिन्न चौराहों पर, पार्क में, शहीद स्थलों पर। उस स्टैच्यू में एक बात नोट की होगी, उस स्मारक से एक पंक्ति कर्ज लेकर के अजय की ये पंक्ति पूरी हुई है। अगर ठीक सी हो गई हो तो विदा अच्छे से कर देना। अभी तो बहुत मन है मेरा कि आप सब लोग आगे आने वाले सभी कवियों को सुने। मैं निवेदन करता हूं, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। नहीं खोलोगे तो सुबह 4 बजे तक मेरी खुले रहेंगे। एक एक व्यक्ति के हाथ उठे दिखाई पड़े। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत अभिनंदन। मैं अभी बाहर गया था सर, एक छोटी कविता कह देता हूं मैं। वहां कोई व्हीकल खड़ा है, उसके अंदर एक सरदार जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप कविता नहीं सुन रहे, अंदर सब लोग कविताएं सुन रहे हैं। उसने जो बात कही दीदी, वो मुझे यहाँ चुभ गई। कहना भाई साहब अंदर जाऊं तो सही, सरदारों को देखते लोग चुटकुले सुनाने लगते हैं। ये पीड़ा उस सिख कौम की है जिसे 75 साल में हिंदुस्तान ने चुटकुलों की कौम मान लिया है। माफ कीजिएगा सर, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं। यदि वो सिख बाहर बैठा हो तो उसका भ्रम दूर करिएगा। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये चुटकुलों की कौम तो नहीं थी, बलिदानों का बड़ा शोले। मैंने सुना है भगत सिंह से जब उनकी मां विद्यावती मिलने के लिए गई तो विद्यावती मां थी, कहने लगी मैं चाहती हूं कल तुझे फांसी ना हो, तू बच जाए। भगत सिंह का नामा बचने की तो बात छोड़, तू कल मेरी लाश भी लेने मत चली आना, कुलवंत को भेज देना छोटे भाई को। कहना मैं क्यों ना आऊं? कहने तू रोई तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो पड़ी उसे देखकर। कहना फांसी पर चढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं जिस शीर्षक पर खड़ा हूं, जरा इन 2 लाइनों पर अपनी तालियां उठाना। भगत सिंह ने मां से कहा तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। और अय्या के लोगों तालियां उधार मत रखना। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है।
मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। चापेकर बंधुओं और सावरकर के बाद सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसी का है तो इस बलिदानी कौम के नाम है। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। मैंने वो जगह देखी है, मैं घंटों रोया हूं उस दीवार से चिपटकर जहां वो जिंदा दफन किए गए थे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए। 2 चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को ईंटों में चिना जा रहा था, 7 साल का था फतेह सिंह, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह, गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह के। जोरावर सिंह की आंख से आंसू टपका और कंधे पर जाकर के गिरा फतेह सिंह की। फतेह सिंह ने धीरे से देखा, भैया रो रहे हैं। कहने भैया मौत का वक्त आ गया, बलिदान देखा तो डर गए, रो क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी। कहने फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस जवाब को देते समय। जोरावर सिंह ने कहा छोटे भैया, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि बलिदान का वक्त आ गया, रो इसलिए रहा हूं इस दुनिया में तो पहले मैं आया था, पर जा तू मेरी आंखों के सामने रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। इस भीड़ में कहीं 5 लोग भी त्वदीया कार्य बद्धा कटम के श्लोक बांचने वाले लोग बैठे हों तो परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने मैंने भी ये गीत बचपन में गाया है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। दोनों बेटे बलिदान हो गए। सरहिंद की दीवार के बाद गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 2 बेटे बचे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। 40 शेर यानी सिंह के बेटे यानी सिख बचे उनके पास। उन्होंने अजीत सिंह को तिलक निकाला और भेज दिया युद्ध के लिए। डीएम सर, हमारे राजस्थान में परंपरा, युद्ध को जब बेटे जाते हैं तो मां हल्दी घाटी से तिलक निकालती हैं और पिता उसे तलवार थमाता है। सिखों में परंपरा थोड़ी सी इतर है, मां उनकी पगड़ी में कलगी टांगती है और पिता उसे कृपाण थमाता है। मां सुंदरी देवी उस दिन वहां थी नहीं। पिता के दोनों काम, मां के दोनों काम गुरु गोविंद सिंह ने किए। अजीत सिंह को भेजा, घोड़े पर बैठकर अजीत सिंह चला ही था कि शत्रु का भाला आर पार रीढ़ को भेदता हुआ निकल गया। बात यह नहीं, अजीत सिंह बलिदान हो गया। ताली इस बात पर बजाना, 40 मुगलों के सर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा गया जुझार सिंह, वो भी गया। पिता ने तिलक किया, भेजा, 2 मिनट बाद ही वापिस आ गया। पिता समझ गए कि इसने किले की दीवार पर खड़ा था जब अजीत सिंह को भाला आर पार हो रहा था। छोटा बच्चा है, 12 साल का, डर गया होगा। धीरे से पूछा, वापिस कैसे आ गए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गरजते हुए गुरु गोविंद सिंह बोले। ताली उन 4 बेटों के लिए बिचे। मुझे नहीं पता इस मुल्क के अंदर अचकन पर किसने गुलाब लगाए और उनके नाम पर बाल दिवस क्यों मने इस देश के अंदर। धन्यवाद दीजिएगा केंद्र को कि इन 4 साहिबजादों के नाम अब बाल दिवस 25 दिसंबर को इस देश में मनाया तो जा रहा है। धीरे से बोले, वापिस कैसे आ गए? कहने लगे पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह गरजते हुए बोले, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली तुमने वहीं पर? 4 बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां के पास सूचना पहुंच गई। दीदी, मैं आपके सामने भावुक उस प्रसंग को सुनाते समय गुरु मां ने पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। मां ही इस पीड़ा को समझ सकती है, शायद पिता ना समझे। 4 बेटों का मरना बलिदान किसे कहते हैं? कहना मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो तो 4 देश के काम आ गए। कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है, फिर जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि बलिदानों के बाद माएं आत्महत्याएं करेंगी। कहना फिर मैं क्यों जीऊं? गुरु गोविंद सिंह ने केवल 2 वाक्य बोले और गुरु मां हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं। पता नहीं किस किस के नाम पर यूनिवर्सिटियां बन गई, किस किस के नाम पर सड़कें बन गई। इस देश में एक परिवार के नाम पर इतने ज्यादा मूर्तियां लगी कि देश के सारे महापुरुष भी मिला लो तो उस अकेले खानदान के बराबर नहीं बैठते इस देश के अंदर। लेकिन इस देश में पहली बार एक अच्छा काम हुआ है। अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस देश के लिए। लेकिन मैं इस कविता को जब तक पढ़ूंगा, यह मेरा अभियान है। दीदी सांसद महोदय बैठे हैं, मेरी बात को वहां तक पहुंचाइए कि कवि अब तक ये पुकार कर रहा है, जिस दिन तक ये लाइनें अमृतसर के एयरपोर्ट पर न लिख दी जाएंगी जो मैं अब बोल रहा हूं। जब गुरु मां ने कहा मेरे बेटे लौटाओ,
गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही, मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े चाहिए इस बार। गुरु गोविंद सिंह बोले, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। तब मैंने लिखा, ये कौम शीश देकर जन्मी, वो सिख जग जाए उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। मैं एक भी उदाहरण गलत बोलूं, हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का दोस्त लोग जानते हैं, मेरे गोल्ड मेडल एमएससी में हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो इस बार हूटिंग होगी 100%, या इस बार उन बेटों के नाम पर अधिक ताली बजेंगी 100% इस हॉल के अंदर। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की शान चौगनी है।